नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। देश में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां, कानूनी तकनीक, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी काशी सहित पूर्वांचल की जनता को देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात। अटल आवासीय विद्यालय का भी करेंगे उद्घाटन और साथ ही साथ पीएम मोदी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत पाकिस्तान को घरेलू मामलों में दखल न देने की चेतावनी। कहा, पाकिस्तान करता है संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग। जम्मू कश्मीर को बताया अभिन्न और अविभाज्य अंग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की चर्चा। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा पर हुई चर्चा। बैठक के इतर जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ की मुलाकात। और मोहाली में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। शुभमन, ऋतुराज, लोकेश राहुल और सूर्य कुमार यादव ने जड़े अर्धशतक। मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट। 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स का आज होगा औपचारिक आगाज। भारतीय ने भेजा 655 खिलाड़ियों का दल। 40 खेलों में होंगी 481 प्रतियोगिताएं। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। न्याय प्रदान प्रणाली में जो उभरती चुनौतियां हैं, उस विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार होगा। सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां, कानूनी तकनीक, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कानूनी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को भी और मजबूत किया जाएगा। देश में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीश, कानूनी प्रोफेशनल्स और वैश्विक कानूनी समुदाय के जानकार हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी के गांधी राजा तालाब में बनने वाला ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में लगभग 1000 छात्रों को समायोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा है कि पाकिस्तान को हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में
मानवाधिकारों का हनन होता है और इस पर उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। पटेल गहलोत ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा पर चर्चा हुई। इस मौके पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया। और इसके अलावा विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही साथ यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय गतिशीलता पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कनाडा में भारतीय नागरिकों के लिए काउंसलर सेवाओं का विस्तार किया है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि जिन वाणिज्य दूतावास सेवाओं का विस्तार हुआ है उनमें पासपोर्ट जारी करना, सत्यापन, पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र और पासपोर्ट नवीनीकरण शामिल हैं।
20 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय नागरिकों, छात्रों और देश की यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को दोनों देशों के बीच संबंधों में हालिया तनाव के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी थी। बुधवार को एक विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार कनाडा में भारतीय नागरिकों और भारतीय छात्रों को कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि मोदी सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो आदिवासी महिलाओं की आर्थिक तरक्की का कारण बन रही हैं। झारखंड में भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके कारण वहां की महिलाओं की आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुल रहे हैं और महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश के आदिवासियों की आर्थिक उन्नति के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं ताकि उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। झारखंड में भी आदिवासी महिलाओं की उन्नति के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग और सेल के प्रयासों से आदिवासी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनकी उन्नति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज महिलाएं वेस्ट वस्तुओं से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिनकी देश के साथ साथ विदेशों में भी डिमांड है। तालाब में पाई जाने वाली जलकुंभी से चप्पलें और दूसरी घरेलू चीजें बनाई जा रही हैं, जिसके कारण आदिवासी महिलाओं को घर बैठे आर्थिक फायदा हो रहा है। पहले परेशान थी क्योंकि मैं दूसरे पे डिपेंड थी। अपने हस्बैंड से कुछ भी ज़रूरत के लिए अपने हस्बैंड से हमको मांगना पड़ता था, लेकिन जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ अपनी ज़रूरतें खुद से पूरा करती हूँ। ग्लव्स का होता है, कटिंग होता है, सिलाई होता है और जलकुंभी से बनता है ये सजावट का सामान वगैरह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि देश और विदेश के मार्केट के हिसाब से ये महिलाएं वस्तुएं बना सकें। हस्तशिल्प की इन वस्तुओं को एक मार्केट मिल सके, इसके लिए भी सेल प्रयास करता है। ये हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट का ये CSR सेंटर है बोकारो स्टील सिटी में। और लास्ट 1 साल से हम लोगों ने एक ये टारगेट लिया है कि अपने आसपास के जितने भी पेरिफेरल विलेजेज हैं उनकी विमेन फॉक को हम लोग को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। सो 1 साल से हम लोग और पूरा बोकारो स्टील प्लांट इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपने CSR में जितने भी एफर्ट हो सकते हैं इसमें लगा रहे हैं। महिला सौंदर्य की वस्तुएं, घर की सजावट के सामान, बांस की चटाई, टोकरी, दस्ताने, पर्स,
घर के गमलों के लिए सुंदर कबर और न जाने कितनी चीजें ये आदिवासी महिलाएं अपने हाथों से बना रही हैं। आज की तारीख में हजारों महिलाएं मोदी सरकार की योजना का लाभ ले रही हैं और अपना काम करके खुद स्वावलंबी भी हो रही हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार चला रही है ताकि उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। बोकारो में भी इस सेंटर पर जो महिलाएं हैं कई तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं और इन प्रोडक्ट की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है और इन महिलाओं को जो मंच प्रदान कर रहा है वो सेल इन महिलाओं को मंच प्रदान कर रहा है ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएं। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बोकारो। और आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर आज दिल्ली में हाई लेवल समिति की बैठक होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर इस बैठक में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को दी गई शक्ति के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी भी हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे, तो वहीं कानून सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। बात करते हैं दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों की। तो मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को ही ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है जो मोहल्ला क्लिनिकों में या तो आते ही नहीं थे या फिर देरी से आते थे। मीडिया में भी कई बार ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों की तस्वीर छप चुकी है जिसमें ताले लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिन मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार प्रचार करती है, असल में वहां की अव्यवस्थाओं पर अब दिल्ली सरकार को ही कार्यवाही करनी पड़ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई मोहल्ला क्लिनिकों के डॉक्टर और स्टाफ या तो पहुंचते ही नहीं थे या देरी से आते थे। इस बात की पुष्टि खुद उस समय हो गई जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे डॉक्टरों को हटाना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिकों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग कई बार इस पर सवाल उठा चुके हैं। बात चाहे एमसीडी स्कूलों की हो या मोहल्ला क्लिनिकों की, केजरीवाल सरकार ने इनकी उपलब्धियों का बखान करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर किया, लेकिन असलियत अब दिल्ली की जनता के सामने है। कहीं स्कूलों में अव्यवस्थाएं हैं तो कहीं मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका चीन से अपने आयात में भारी कटौती करना चाह रही है और भारत इस संदर्भ में अमेरिकी कंपनियों के लिए भविष्य की उभरती निर्यात शक्तियों में से एक है। भारत, मैक्सिको और दक्षिण पूर्व एशिया बहुत तेजी से निर्यात विनिर्माण के पावर हाउस बनकर उभर रहे हैं। ये तीनों ही प्रतिस्पर्धी लागत संरचनाएं, श्रम और व्यापक उपलब्धता और विविध उद्योगों में बढ़ती हुई स्केल और क्षमताएं प्रदान करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के पास संभावित रूप से एक विशाल घरेलू बाजार होने के अतिरिक्त लाभ भी हैं। बीसीजी का कहना है कि भारत तेजी से इंजन और टरबाइन निर्माता के रूप में विकसित हो रहा है और उसके पास एक विशाल घरेलू बाजार होने का अतिरिक्त लाभ भी है। हालांकि भारत अभी एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरना शुरू कर रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और भारी वाहनों से लेकर घरेलू बाजार के लिए मशीनरी और रसायनों तथा उपकरणों तक हर चीज की आपूर्ति करता है। नतीजतन भारत पिछले 5 वर्षों में वैश्विक विनिर्माण के विजेताओं में से एक के रूप में उभरा है। अमेरिका में इसके निर्यात में $23 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो 2018 से 2022 तक 44% की बढ़ोतरी है। इसी अवधि में चीन से होने वाले अमेरिकी आयातों में 10% की गिरावट आई है। चीन से अमेरिका का यांत्रिक मशीनरी का आयात 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21%, आसियान से 61% और भारत से 70% तक बढ़ गया।
यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने विश्व भर के सांसदों से अपने देश में महिलाओं की आवाज सुनिश्चित करने के लिए विधायी कदम अपनाने का आह्वान किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हम सार्वजनिक जीवन में सभी पृष्ठभूमि की महिलाओं की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसका समग्र रूप से समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि पारित विधेयक से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हो जाएंगे। और अब बात करते हैं खेलों की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए वनडे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 52, जोश इंग्लिश ने 45 और स्टीव स्मिथ ने 41 रनों की पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 142 रन जोड़े। ऋतुराज ने 71 रन और शुभमन गिल ने 74 रनों की पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव 50 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केएल राहुल ने 58 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 49वें ओवर में शॉन अबॉट की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। भारत ने मोहाली में 1996 के बाद पहली बार यानी कि 27 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में जीत हासिल की है। ये दोनों के बीच इस मैदान पर छठा मैच था। इनमें से भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले जीते हैं। 1996 के बाद भारतीय टीम ने अब जीत हासिल की है। इस मैदान पर पिछले 4 वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। सीरीज का दूसरा वनडे 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा। और 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है चीन का हांगझू शहर, जहां 45 देशों के 12,000 से ज्यादा एथलीट 40 खेल स्पर्धाओं में अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। बात करें भारत की तो भारत इन खेलों में 655 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल उतार रहा है। इसमें महिलाओं की संख्या 328 और पुरुषों की संख्या 325 है। सबसे ज्यादा 68 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इसमें 35 पुरुष और 33 महिलाएं हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी है। पुरुष टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ और महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है।
भारोत्तोलक मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पूनिया सभी ओलंपिक पदक विजेता भी हांगझू में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। 19वें एशियाई खेलों में 74, पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी प्रदान किए जाएंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और अब बात करते हैं मौसम की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।